नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जंगल पर निबंध लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि मैट्रिक बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी वाले सब्जेक्ट में जंगल से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोगों को जंगल से संबंधित निबंध लिखने नहीं आएगा तो आप लोग अपने एग्जाम में इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जंगल से संबंधित निबंध को स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोगों को जंगल पर निबंध लिखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जंगल का हेडिंग इसी तरीके से देना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वैसे ही आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को जंगल पर निबंध लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग के रूप में जंगल को लिख लेना है। साथ ही आप लोगों को देख लेना है कि आपके पेपर में जो जंगल है वो किस क्रम में आया हुआ है। दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में जो निबंध दिया होगा उस निबंध में कम से कम दोस्तों 5 गो निबंध दिए होंगे। आपको 5 में से किसी एक टॉपिक पर निबंध को लिखना होता है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि क नंबर में दिया हुआ है बेरोजगारी पर निबंध, ख नंबर में दिया हुआ है महंगाई पर निबंध, ग नंबर में दिया हुआ है पर्यावरण पर निबंध और घ नंबर में दिया हुआ है जंगल पर निबंध। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो जंगल है वो घ के क्रम में आ रहा है। ऐसा हम मान कर चलते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो जंगल है वो घ के क्रम में आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर साइड में जिस लाइन में आप लोग जंगल का हेडिंग दीजिएगा उसी लाइन में आप लोगों को दोस्तों जंगल से संबंधित जो क्रम है उसे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को दोस्तों समझने में बिल्कुल भी भूल ना हो सके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़कर, ठीक है, एक लाइन छोड़कर, ये ना कि सटाकर, एक लाइन छोड़कर आप लोगों को ब्लैक पेन से, बिल्कुल भी आप लोगों को दोस्तों रेड पेन से नहीं लिखना है, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से ही, लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम कॉपी में कहीं पर भी रेड पेन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर दोस्तों आप लोगों का कोई भी अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो आप लोग दोस्तों उसे सिंपली ब्लू पेन से ही कट कर दीजिएगा या फिर ब्लैक पेन से ही कट कर दीजिएगा, लेकिन रेड पेन बिल्कुल भी मत लगाइएगा। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर भूमिका लिख देना है। जैसे यहाँ पर भूमिका है ना, ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भूमिका लिख देना है। अब बात आती है कि भूमिका में क्या हम लिखेंगे। तो दोस्तों, भूमिका में आप लोगों को जंगल से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है परिचय, ठीक है। जंगल से संबंधित जो परिभाषा है, जो परिचय है, उसे दोस्तों आप लोगों को भूमिका में डाल देना है। अगर आप लोग जंगल का परिभाषा जानते हैं तो दोस्तों आप चाहें तो भूमिका में जंगल का परिभाषा भी दे सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंगल का परिभाषा होता है कुछ इस प्रकार से, वह बृहत स्थान, ध्यान से समझिएगा, वह बृहत स्थान जहां पर असंख्य मात्रा में पेड़ पौधे एवं झाड़ियां उपस्थित रहते हैं उसे ही वन या जंगल कहा जाता है। आप दोस्तों यह स्टेटमेंट भी भूमिका में दे सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिखा हुआ है जंगल जिसे वन भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंगल का पर्यायवाची शब्द वन होता है। वैसे तो जंगल का पर्यायवाची शब्द अरण्य भी होता है, साथ ही विपिन भी होता है ना दोस्तों।
आप यहाँ पर दोस्तों बस आप लोगों को किसी भी तरीके से वर्ड बढ़ाना है, ठीक है। आप लोगों को वर्ड को बढ़ाना है, वर्ड बढ़ाइएगा तो वाक्य बढ़ेगा, वाक्य बढ़ाइएगा तो पैराग्राफ बढ़ेगा। दोस्तों जितना दोस्तों शब्द में बोलेगा लिखने के लिए निबंध, उतना ही शब्दों में आप लोगों को निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है जंगल जिसे वन भी कहा जाता है प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों जो जंगल होता है वह एक प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जरा जानते हैं कि जंगल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। दोस्तों प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हम उसी वस्तु को बोलेंगे जिस वस्तु का निर्माण स्वयं प्राकृतिक ने ही किया है। जिस वस्तु का निर्माण स्वयं प्राकृतिक ने किया है उस वस्तु को दोस्तों हमें प्राकृतिक का हिस्सा बोलेंगे। जैसे कि सूर्य, ठीक है। दोस्तों सूर्य का निर्माण कोई मानव या इंसान नहीं कर सकता है, इसलिए जो सूर्य होगा वो प्रकृति का एक हिस्सा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर चांद को ले लें या फिर दोस्तों हम किसी अन्य ग्रह को ले लें या फिर हम दोस्तों नदी को ले लें, झरने को ले लें, पहाड़ को ले लें, तालाब को ले लें, साथ ही हम दोस्तों बड़े पठार को ले लें, मरुस्थल को ले लें, ज्वालामुखी को ले लें, ये जितने सारे आप दोस्तों वस्तु देख रहे हैं, आप दोस्तों आकाश देख रहे हैं, आप दोस्तों अंतरिक्ष देख रहे हैं, साथ ही जो आप दोस्तों पवन देख रहे हैं यानी कि जो आप हवा देख रहे हैं, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप को जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आप भी क्या हैं, आप भी दोस्तों एक प्रकृति की वस्तु हैं। आपको किसी मानव ने नहीं बनाया है, किसी मानव में इतना समर्थ नहीं है कि वह किसी मानव का निर्माण कर सके, वह किसी सूर्य का निर्माण कर सके, वह किसी जंगल का निर्माण कर सके। दोस्तों कृत्रिम जंगल और प्राकृतिक जंगल में जमीन आसमान का अंतर होता है। कृत्रिम जंगल में दोस्तों जो जंगल होगा उसका स्वरूप बिल्कुल भी प्राकृतिक जैसा नहीं होगा जैसा कि प्राकृतिक जंगल में होता है। तो बस आप लोग यह समझ कर रखिएगा दोस्तों कि जिस वस्तु का निर्माण स्वयं प्राकृतिक ने किया है उस वस्तु को ही प्राकृतिक का वस्तु कहेंगे और वही वस्तु ही प्राकृतिक का हिस्सा कहलाएगा। दोस्तों जो वन होता है उस वन को बनाने वाला कोई भी मानव या इंसान नहीं होता है, इसलिए वन जो है वो दोस्तों प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग समझिएगा, तब दोस्तों आप लोग अपने से बना सना कर अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में जंगल पर निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों आगे बताया जा रहा है यह ना केवल जीव जंतुओं का आवास होता है बल्कि यह पर्यावरण संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं का जो आवास है वो दोस्तों जंगल ही होता है। जैसे आप लोगों का आवास, आप लोगों का घर होता है, जैसे घोड़ों का आवास अस्तबल होता है, जैसे गाय माता का यानी जितने सारे गाय हैं उनका आवास गौशाला होता है, ठीक उसी प्रकार से जितने सारे दोस्तों हिंसक या फिर अहिंसक जीव जंतु हैं या पशु पक्षी हैं उनका आवास दोस्तों जंगल ही होता है। अगर इस संसार से, इस दोस्तों हमारे धरती से जंगल का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, जंगल को मिटा दिया जाए, तो दोस्तों जितने भी जीव जंतु इस संसार में उपस्थित हैं, इस धरती पर अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं, उनका अस्तित्व दोस्तों खत्म हो जाएगा। और जैसे ही जंगलों का दोस्तों अस्तित्व खत्म होगा वैसे ही दोस्तों इन जीव जंतुओं का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे ही इन वस्तुओं यानी कि इन जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म होगा वैसे ही दोस्तों हम लोगों का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों वन में उपस्थित पेड़ पौधे शाकाहारी जीवों के लिए सहायक होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से शाकाहारी जीव जंतु मांसाहारी जीव जंतुओं के लिए सहायक होते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोग एक नियम से बंधे हुए हैं, हम लोग एक लॉ से बंधे हुए हैं। अगर मानो या फिर इंसान इस लॉ को तोड़ता है, इस नियम का उल्लंघन करता है, तो दोस्तों हमें अपने प्राकृतिक में एक से बढ़कर एक संकट आपदा के रूप में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
तो आपने समझा कि जीव जंतुओं का आवास जंगल ही होता है, ठीक है। जितने भी जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, या फिर हिरन हो गए, या फिर दोस्तों बनमानुष हो गए, शुतुरमुर्ग हो गए, चीता हो गए, ये सब जितने सारे दोस्तों हिंसक या अहिंसक जीव जंतु हैं, इन सब का दोस्तों आवास जंगल ही होता है। उस जंगल में ही उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है, उस जंगल में ही उनको वो अनुकूल परिस्थिति दोस्तों प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपने जीवन को यापन कर पाते हैं, ठीक है। जंगल के कारण ही दोस्तों हमारा जो पर्यावरण होता है, हमारा जो दोस्तों आसपास का जो क्षेत्र होता है वह संतुलित रह पाता है। अगर जंगल ना हो तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, वो बिल्कुल भी संतुलित नहीं रह पाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिख लेना है। और भी दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को बढ़ाना है। कहाँ पर? तो आगे बढ़ाना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इसमें जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे ही दोस्तों आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। आगे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए आगे दोस्तों बताया जा रहा है, जंगल हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन, जल, औषधियाँ और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। दोस्तों जंगल से ही हमें ऑक्सीजन, जल, औषधियाँ और अनेक जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों जंगल ना हो तो हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। अगर दोस्तों जंगल ना हो तो हमें पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल सकता है। अगर दोस्तों जंगल ना हो तो हमें जड़ी बूटी और औषधियों की प्राप्ति बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकती है। दोस्तों जंगलों के कारण ही हमें सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं, जंगलों के कारण ही हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिल पाता है। दोस्तों जंगलों के कारण ही समय समय पर वर्षा होती है, वर्षा के कारण ही भूमिगत जल को जल की प्राप्ति होती है, तब जाकर हम भूमिगत जल के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा उस जल को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जंगल हमारे जीवन और हमारे इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में कितना ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, देखिए आगे दोस्तों समझिएगा। आगे है जंगल का महत्व, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से जंगल का महत्व लिख लेना है, ठीक है। ऐसे हेडिंग में जंगल का महत्व, उसके बाद आप लोगों को डैश में लिखना है, जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास होती है। अब देखिए दोस्तों जंगल में टीवी, क्रिकेट या फिर दोस्तों वहाँ पर बड़े बड़े मकान तो मिलेंगे नहीं। जंगल में क्या मिलेगा भैया, जंगल में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें ना मिलेगा और जीव जंतु मिलेगा। क्योंकि जंगल बना किससे है भैया, तो जंगल बना हुआ है पेड़ पौधे और झाड़ियों से और साथ ही उसमें रहने वाले वन्य प्राणियों से, ठीक है। तो दोस्तों जिससे मिलकर जंगल बना है वही वस्तु उस जंगल में मिलेगी। ध्यान से दोस्तों समझिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जंगल का निर्माण जिस वस्तु से मिलकर हुआ है वही वस्तु दोस्तों उसमें मिलेगी। तो आप लोगों को जंगल के महत्व में अपने से बनाकर ऐसे ही लिख लेना है, जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और घास होती हैं जो कई प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। दोस्तों पेड़ पौधे कौन कौन खाते हैं, पेड़ पौधे शाकाहारी और सर्वाहारी जीव जंतु खाते हैं और इन्हीं जीव जंतुओं की सहायता से जो मांसाहारी जीव होते हैं उन्हें भोजन की प्राप्ति हो पाती है। तब जाकर दोस्तों शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव का जो संतुलन है वो जंगल में बन पाता है, ठीक है। और साथ ही जो हमारा जंगल है वो भी दोस्तों संतुलित रह पाता है। आगे बताया जा रहा है, इसके अलावा जंगलों में पाए जाने वाले वृक्ष और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस संसार में रहने वाले कुल जितने सारे सजीव प्राणी हैं जिसके अंदर चेतना है। दोस्तों ऐसे तो सजीव प्राणी पेड़ पौधे भी हैं लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी चेतना नहीं होती है। वैसे जीव प्राणी जिसके अंदर चेतना होती है जैसे कि हम मनुष्य प्राणी,
या फिर जैसे कि दोस्तों जीव जंतु या फिर पक्षी या फिर रेंगने वाले कोई जीव जंतु, ये सब जितने भी जीव जंतु हैं या फिर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, ये सभी जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतु ही दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों आप लोग जरा सोच कर देखिए, हमारे इस धरती पर, हमारे इस संसार में जीव जंतुओं की संख्या और साथ ही मनुष्यों की संख्या कितनी अधिक मात्रा में है। अगर दोस्तों इनके संख्याओं की तुलना के अनुसार अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आकलन किया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा वायुमंडल दोस्तों कितना प्रदूषित हो सकता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बिल्कुल भी दोस्तों शुद्ध गैस नहीं है, यह एक अशुद्ध गैस है। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहां पर दोस्तों हम लोगों का जीना काफ़ी कठिन हो जाता है। हम लोग वहां पर बिल्कुल भी सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाते हैं, वहां पर दोस्तों हम लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सब जितने भी दोस्तों आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देख रहे हैं, इन सभी मात्राओं को कौन ऑब्जर्व करता है? तो दोस्तों इन सभी गैसों की मात्रा को पेड़ पौधे ही ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपभोग करते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन के क्रम में यानी सांस लेने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। सांस लेने के क्रम में जो पेड़ पौधे हैं, जो दोस्तों जितने सारे आप घास देख रहे हैं या जितने सारे आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जितने भी दोस्तों झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब भी अपने श्वसन क्रिया के क्रम में ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के क्रम में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो दोस्तों कम हो पाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है वो कौन है? वो है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते तो आप ही लोग बताइए, क्या हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो पाती? नहीं ना कम हो पाती। हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर पाने में पेड़ पौधों का यानी कि जंगलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, जिससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। यानी कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और साथ ही अन्य जितने सारे गैस हैं उन सभी का संतुलन दोस्तों हमारे वायुमंडल में बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, आगे समझिएगा। आगे है पर्यावरण पर प्रभाव। जंगलों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है एक लाइन छोड़कर। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है जंगल जलवायु, सुनिएगा ध्यान से भैया। जंगल यहाँ पर बताते हैं जंगल जलवायु को नियंत्रित, जंगल एक सेकेंड यहाँ पर हटाते हैं, एक सेकेंड दोस्तों रुक जाइए। आइए, जंगल जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्षा को आकर्षित करते हैं। वे क्या करते हैं भैया? तो वर्षा को आकर्षित करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे बताया जा रहा है जिससे सूखे की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों सूखे को दूर करने में किसका योगदान होता है? वर्षा को। वर्षा किसके कारण आती है? जंगलों के कारण। जंगलों के कारण ही समय समय पर वर्षा होती है। जहाँ पर दोस्तों जंगल नहीं है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधों का विस्तार नहीं है, वहाँ पर दोस्तों आप लोग पता लगा लीजिएगा, वहाँ पर बिल्कुल भी समय समय पर वर्षा नहीं होती है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। दोस्तों वर्षा ना होने के कारण वहाँ पर भूखमरी जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। देखिए जब वर्षा होगा ही नहीं तो दोस्तों फसल का उत्पादन नहीं होगा। जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो दोस्तों उस फसल से हमें अनाज की प्राप्ति नहीं होगी। जब हमें अनाज की प्राप्ति ही नहीं होगी तो दोस्तों हम क्या खाएंगे बताइए? जब हम नहीं खाएंगे तो दोस्तों हमारे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होगी वो काफ़ी बिगड़ जाएगी। ठीक है, जिस क्षेत्र में अनाज की पैदावार कम होती है, जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी अनाज ज़्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं
नहीं होता है उस क्षेत्र का दोस्तों आप लोग जो स्थिति है उसे देख लीजिएगा, वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय दोस्तों हो जाती है। ठीक है, अब उस क्षेत्र में जिस चीज़ की महत्ता रहती है, उस क्षेत्र में जिस वस्तु की महत्व रहती है, उस वस्तु के आधार पर ही वे अपने अर्थव्यवस्था को मेंटेन में करते रहते हैं, यानी कि उसको समान रूप से बनाए रखते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर किसी क्षेत्र में किसी चीज़ की कोई व्यवस्था ना हो तो दोस्तों उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बिगड़ सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, इसके अलावा जंगलों में मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने में किसके योगदान होता है? तो दोस्तों वर्षा का ही योगदान होता है। वर्षा के कारण ही दोस्तों भूमिगत जल को पर्याप्त मात्रा में जल मिल पाता है और उसी भूमिगत जल की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो दोस्तों जल की प्राप्ति कर पाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधों को जल प्राप्त ना हो तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होंगे वो सूख जाएंगे, वो भी दोस्तों मर जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम सभी एक नियम से बंधे हुए हैं। वर्षा अगर ना हो तो दोस्तों पेड़ पौधे भी मिट सकते हैं। अब पेड़ पौधे मिट जाएंगे तो वर्षा होगा ही नहीं, आज जब दोस्तों वर्षा नहीं होगा पेड़ पौधे भी मिट जाएंगे तो दोस्तों हम लोग भी मिट जाएंगे, हमारा भी अस्तित्व इस संसार में ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे है जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और भूस्खलन की संभावना कम होती है। भूस्खलन का मतलब होता है जमीन का खिसकना। दोस्तों देखिए जमीन क्यों खिसकता है? जमीन खिसकता है पेड़ पौधों के ना होने के कारण। दोस्तों जिस क्षेत्र में पेड़ पौधों की संख्या अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर बिल्कुल भी भूस्खलन वाली जो आपदा है उसे देखने को दोस्तों आप लोगों को नहीं मिलती है। दोस्तों पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन को कस कर पकड़ कर रखती हैं, वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो दोस्तों बिल्कुल भी खिसक नहीं पाती। जब मिट्टी खिसक नहीं पाती तो भूस्खलन वाली जो आपदा है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं या फिर जहाँ पेड़ पौधे होने के बावजूद भी वहाँ के पेड़ पौधों को लोगों के द्वारा काट लिया जाता है तो दोस्तों उस क्षेत्र में आप लोग भूस्खलन जैसी समस्या को देख सकते हैं। बस इसी तरीके से आप लोगों को मिलाकर दोस्तों लिख देना है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों मैं समझा भी दे रहा हूं जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में मिला जुला कर अच्छे से लिख दें। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों आगे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण। आगे क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। दोस्तों आप लोगों को इस स्टेप के बाद अगला स्टेप लिख लेना है जैव विविधता का संरक्षण। इसमें आप लोगों को लिखना है जंगल विभिन्न प्रकार के वन जीवों और पौधों का घर होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके प्रजातियां उपस्थित होते हैं, साथ ही उसी जंगल में अनेक प्रकार के वन जीव एवं उनके प्रजातियां जंगल में ही उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है, यानी कि जंगल ही पेड़ पौधों का घर होते हैं और साथ ही जंगल ही वन जीवों का भी घर होते हैं, क्योंकि जंगल ही पेड़ पौधों और वन जीवों के लिए आश्रय का साधन होते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती है। दुर्लभ कहने का मतलब है कि वैसे जीव जिन्हें आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, जिन जीवों को आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है वे जीव भी जंगल में देखने को मिलते हैं। आपने अगर दोस्तों डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जंगल में ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिसकी कल्पना आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं की होगी। तो दोस्तों ऐसे ही जीव को कहा जाता है दुर्लभ जीव, जो कहीं पर भी दिखाई ना दे, केवल जंगल में ही दिखाई दे, वैसे जीव को ही दोस्तों दुर्लभ जीव कहा जाता है। और विलुप्त प्राय प्रजातियां कहने का मतलब है कि जो भी जीव या जो भी पक्षी विलुप्त हो गए हैं अगर उनमें से कोई अगर प्रजातियां जंगल में दिख जाती हैं तो उन्हें ही कहा जाता है विलुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है, ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी के सभी दोस्तों जंगल में ही देखने को
को मिलते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है यह जीव जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे एक स्थिर और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो मैंने आप लोगों को यह बता चुका है दोस्तों कि कैसे जीव जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं और कैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वे पेड़ पौधों के माध्यम से भोजन को प्राप्त करते हैं। जितने सारे जीव जंतु या जितने सारे दोस्तों प्राणी होते हैं वे दोस्तों पेड़ पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते हैं, और साथ ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो झाड़ियाँ होते हैं, वे दोस्तों जंगलों में रहने वाले इन वन प्राणियों से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और तब जाकर इस कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ पाया कि जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं। आइए चलते हैं अगले नंबर के भाग पर। दोस्तों, अगला भाग कौन है? अगला भाग है आर्थिक और सामाजिक महत्व। एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग लिख लेना है, आर्थिक और सामाजिक महत्व। अब आप लोगों को दोस्तों आर्थिक और सामाजिक महत्व में आप लोगों को जंगल से संबंधित आर्थिक और सामाजिक महत्व को ही लिखना है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जंगलों से हमें लकड़ी, गोंद, रबर, औषधियाँ, फल और अन्य प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। जो भी हमें जंगल से प्राप्त होते हैं उन वस्तुओं को दोस्तों आप लोगों को आर्थिक और सामाजिक महत्व में लिखे देना है। जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? जंगलों से हमें लकड़ी, गोंद, रबर, औषधियाँ, फल और अन्य प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जो कि अन्य किसी भी जगह पर हमें नहीं मिल सकते हैं, जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, यानी कि हम अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाते हैं, यानी कि हमें धन का उत्पादन कर पाते हैं और साथ ही अपने जीवन को आसान बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी जंगल ही होते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जंगल है जहां आज भी आदिवासी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन आदिवासियों के पास कोई भी शहर जैसा बिल्कुल भी दोस्तों व्यवस्था नहीं होती है जैसा आप लोगों के पास होती है। अगर आप लोग दोस्तों अगर शहर में रहते हैं तो आप लोग फटाफट दुकान पर जाकर अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग होते हैं वे दोस्तों अपने ज़रूरत की चीज़ों को बिल्कुल भी बाज़ार से या फिर शहर से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये अपने ज़रूरत की चीज़ों को जंगल से ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो जंगल होता है वो शहर से काफ़ी दूर होता है, तो आप सोच कर ज़रा देखिए कि जो आदिवासी होंगे वो क्या कभी शहर आ सकते हैं? कभी शहर में सामान खरीदने दोस्तों वो आ सकते हैं? ये दोस्तों कभी आ नहीं सकते हैं। ये दोस्तों अपने जीने के लिए या फिर अपने आजीविका को चलाने के लिए जो भी वस्तु प्राप्त करते हैं ये सभी वस्तु जंगल से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा दोस्तों उनका जीवन आज से कई वर्ष पहले था वैसा ही जीवन आज भी इस आधुनिक समय में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे जंगल है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कौन सा भाग आ रहा है। अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग क्या है भैया? अगला भाग है जंगलों का विनाश। जंगलों का विनाश और इसके परिणाम, यानी कि हमें इसमें लिखना है कि अगर मनुष्य जंगलों का विनाश कर दे तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, खेती के लिए जमीन का विस्तार और शहरीकरण के कारण जंगलों का तेजी से विनाश हो रहा है। इसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, अगर मनुष्य अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को काटते जाएगा, जमीनों का खनन करते जाएगा, पहाड़ों को तोड़ता चला जाएगा, नदियों का जल अशुद्ध करते चला जाएगा, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग अपने बर्बादी के चरम सीमा पर होंगे, जिस दिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी चैन से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारे इस
संसार में विद्यमान नहीं रहेगी। तो दोस्तों वैसे ही आप लोगों को मिलाकर यहाँ पर लिख देना है। जो भी दोस्तों आपके मन में आ रहा है जंगलों के विनाश और इसके परिणाम से संबंधित वाक्य, उसी को आप लोगों को मिलाकर यहाँ पर अच्छे से सार्थक रूप में लिख देना है। ठीक है, आप लोग दोस्तों भूगोल से भी मिलाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जितना सारा मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा दोस्तों आप लोगों ने 7, 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा भूगोल वाले चैप्टर में। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप लोगों ने 10 क्लास के भूगोल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके आगे है क्या इसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जैसे में आप चाहें तो आप दोस्तों लिख सकते हैं, ताकि देखने में दोस्तों और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर जो भाग है वो भाग है क्या, वो भाग है संरक्षण के उपाय। दोस्तों संरक्षण के उपाय में आप लोगों को लिखना है वनों के संरक्षण के बारे में, यानी कि वनों के बचाव के बारे में, कि हम वन को कैसे बचा सकते हैं, वन को हम कैसे समृद्ध बना सकते हैं, वन के संख्या को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि वन में उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है जंगलों को बचाने के लिए हमें वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात नए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या जितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वनों का विकास होते जाएगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वन में रहने वाले जीव जंतुओं को आश्रय मिलता जाएगा। जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे इस संसार में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से हम लोग चैन से दोस्तों सांस ले पाएंगे, और इसके साथ ही हमारा जो वातावरण होगा वह दोस्तों संतुलित और शुद्ध बना रह पाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इसके अलावा वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना चाहिए। आगे है सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जंगलों के संरक्षण के लिए नीतियां बनानी चाहिए और आम जनता को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हमारे पूरे इस भारत में, पूरे हमारे क्षेत्र में जंगलों का विस्तार नहीं हो पाएगा, यानी कि पेड़ पौधों का जो विस्तार है वो नहीं हो पाएगा। देखिए, एक इंसान है पेड़ लगाने वाला और 10 इंसान है पेड़ को कबाड़ कर बिकने वाला, तो कैसे दोस्तों विकास हो सकता है। एक सरकार बिल्कुल भी अपने देश का विकास नहीं कर सकता है जब तक उस देश में रहने वाली जनता सरकार का साथ नहीं देगी। जब तक दोस्तों देश में रहने वाली जनता सरकार का साथ नहीं देगी तब तक दोस्तों हमारे देश में बिल्कुल भी विकास का स्वरूप देखा नहीं जा सकता है। अगर आप लोगों को दोस्तों अपने देश का विकास करना है, अगर आप लोगों को अपने देश में पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाना है, अगर आप भी अपने देश में पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ही दोस्तों कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे देश में पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लग सकता है। अन्यथा हमारे देश में इसी तरीके से जो पेड़ पौधे होंगे वो दोस्तों दिन प्रतिदिन कटते चले जाएंगे और हम लोग केवल देखते ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसका असर आज नहीं तो कल देखने को जरूर मिलेगा और मिल भी रहा है। ठीक है, आगे है दोस्तों निष्कर्ष में दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। निष्कर्ष में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, निष्कर्ष में बताया जा रहा है जंगल हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षण न केवल हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया है। ठीक है, निष्कर्ष में दोस्तों हम लोगों को जंगल से संबंधित जो बचाव की प्रक्रिया है उसी को लिख देना है। ठीक है, देखिए आगे लिखा क्या जा रहा है, हमें जंगलों का संरक्षण और पुनर्निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके लाभों का आनंद ले सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का जो जंगल से संबंधित निबंध है वो कंप्लीट हो गया।
दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम में जंगल से संबंधित निबंध को लिखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों लॉन्ग कर दिया है और साथ ही कैसे आप लोगों को लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, वो सारा चीज़ मैंने समझा कर आप लोगों को बताया है। दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप लोगों का मन होगा कि सर हम अपने एग्जाम में इसी चीज़ को लिखना चाहते हैं समझकर, अगर आप लोगों को इसका PDF लेना होगा तो इस PDF का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां पर दोस्तों जाकर आप लोग PDF को ले सकते हैं या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये जाना कि कैसे जंगल से संबंधित निबंध को लिखा जाता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।